नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं और एनडीए के सपोर्ट से यानी बीजेपी के सपोर्ट से आ तो गए हैं, लेकिन एक बार फिर उनको झटका लगा है। ये उनको दूसरा झटका लगा है। पहली बार उनको झटका लगा था 2017 में, जब महागठबंधन को छोड़कर आए थे। 2015 में बड़ी जीत हुई थी महागठबंधन की विधानसभा चुनाव में, उसके बाद छोड़ के 2017 में आए थे। तो उन्हीं के शब्दों में कि जब वो लौट कर आए तो उन्हें सब कुछ बदला हुआ नज़र आया, यानी भाजपा का घर। वो इस इम्प्रेशन में थे कि उस ज़माने के जब अटल जी आडवाणी जी का समय था और उनको एक तरह से फ्री हैंड मिला हुआ था। बीजेपी में चाहे जो करें, बीजेपी के नेताओं के साथ चाहे जो करें, सरकार चलाने के लिए फ्री हैंड मिला था। जैसे चाहे सरकार चलाएं, अपनी पार्टी की सरकार समझकर चलाएं और जो फैसला लेना चाहें, बीजेपी के किसी नेता यानी प्रदेश के किसी नेता से कोई बातचीत की, कोई सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है। उनको अचानक लगा कि माहौल बदला हुआ है। वहीं से उनको परेशानी होना शुरू हुई। तब से उन्होंने फिर से जो है पैतरा बदलने के बारे में सोचते रहे। 2020 का विधानसभा चुनाव आते आते उनके लिए मुश्किल और बढ़ गई। 2019 में चूँकि वो पार्टी को, बीजेपी को एक तरह से लोकसभा सीटों के लिए ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गए, तो उनको लगा परिस्थिति फिर बदल रही है। लेकिन 2020 के चुनाव के नतीजे से उनको बड़ा धक्का लगा, लेकिन कोई विकल्प मिल नहीं रहा था। कोई सामने जो है वो दूसरा साधन था नहीं, तो वो 2022 तक बने रहे। 2022 में उन्होंने आखिर तय कर लिया कि अब हमको लौट कर जाना है महागठबंधन में। महागठबंधन में चले गए। अब फिर 2024 में लौट कर आए। तो क्या बदल गया है, क्या बदलाव आया है? देखिए, जब वो पहले थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी 2005 से और 2020 तक, तब भारतीय जनता पार्टी की ओर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में थे सुशील मोदी। बहुत सभ्य व्यक्ति, सुशील व्यक्ति, मृदुभाषी और बहुत ज़्यादा क्या, आक्रामकता बिल्कुल नहीं। मिलजुल कर काम करने वाले, साथ चलने वाले, पार्टी के हित का ध्यान रखने वाले। लेकिन उनको मालूम था कि वो कुछ भी करेंगे, दिल्ली में उनकी सुनवाई नहीं होने वाली है। सुनवाई नीतीश कुमार की होगी। इसलिए उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। नीतीश कुमार जो चाहते थे वो होने लगा और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि वो अपनी पार्टी के हित को तिलांजलि दे चुके हैं। वो नीतीश कुमार के साथ हो गए हैं। भाजपा की बजाय जेडीयू के नेता की तरह व्यवहार करने लगे। अब ये बड़ा अन्याय था सुशील मोदी के साथ, लेकिन उन्होंने कभी इसके खिलाफ कोई शिकायत की नहीं। लेकिन 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव का फैसला किया। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए और नए लोगों को बनाया, तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी। अति पिछड़ा वर्ग से बनाया, लेकिन इनको उप मुख्यमंत्री बनाने का फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। नुकसान इस अर्थ में कि उस वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में, भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। ये दोनों नेता ऐसे थे जो बड़े सबमिसिव जो है और बड़े दब्बू किस्म के नेता थे, जो नीतीश कुमार के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं करते थे। तो हुआ ये कि सरकार फिर से पूरी तरह से नीतीश कुमार के हाथ में चली गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने का या उनको किसी मामले में, सरकारी मामले में, सरकारी फैसले में, कैबिनेट के फैसले में असर्ट करने का कोई मौका ही नहीं रह गया। तो एक तरफा सरकार चलने लगी और भारतीय जनता पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि ये हमारी सरकार नहीं है, ये नीतीश कुमार की सरकार है, वही चला रहे हैं और मजबूरी में हम उनका साथ दे रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि उस सरकार के समय में विधानसभा का अध्यक्ष पद भाजपा के साथ था। विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे। उनका अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस के एक मामले में सदन में झगड़ा हुआ मुख्यमंत्री से, बहुत गर्मा गर्मी हुई। नीतीश कुमार तब से उनसे नाराज़ हैं, उनको फूटी आंख देखना नहीं चाहते और बीजेपी ने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। दूसरा डिप्टी सीएम बनाया और सदन में नेता बनाया भाजपा का सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी सभी पार्टियों में घूमकर आ चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी जो कहें
तो वो यही है कि वो कुशवाहा समाज से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे, जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी थे। और शकुनी चौधरी 2018 में घूमते घामते राजद और जेडीयू से घूमते हुए आए भाजपा में उनका उदय बहुत तेज़ी से हुआ। उनको पहले आते ही एमएलसी बनाया गया, फिर विधान परिषद में भाजपा के विधायक दल का नेता बना दिया गया। उसके बाद उनको जो है पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक पगड़ी पहननी शुरू की और कहा ये पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देता। तो युवा हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज को आप इस तरह से समझिए कि बिहार में जितनी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों की बात कर रहा हूं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या यादवों की है। यादवों के बाद कुशवाहा नंबर 2 पर आते हैं। नीतीश कुमार की जो जाति है कुर्मी, वो काफ़ी नीचे है। तो इसलिए संख्या की दृष्टि से भी बलवान है, बोलने में आक्रामकता है, संगठन के आदमी हैं, झुकते नहीं दबते नहीं, ये उनकी खूबी है और भाजपा का हाईकमान उनको पसंद करता है। लेकिन जो कुछ चल रहा था बिहार में, उससे वो उकताए हुए थे। एक दिन वो दिल्ली गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उनसे कहा कि आप हमको उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेज दीजिए, हमको बिहार से निकाल लीजिए। अमित शाह ने कहा धैर्य रखो, बिहार में ही रहो, हम तुम्हारा इस्तेमाल बिहार में ही करना चाहते हैं। मान गए सम्राट चौधरी। वैसे उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं था ऐसा, लेकिन उनको लगा कि अमित शाह अगर भरोसा दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो ज़रूर उन्होंने कुछ सोचा होगा। और अब उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और सम्राट चौधरी को अगर आपने ध्यान से देखा हो शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद भी, उन्होंने वो पगड़ी अभी उतारी नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार एनडीए के भाजपा के खेमे में आ गए हैं, फिर भी सम्राट चौधरी ने वो पगड़ी नहीं उतारी है, क्योंकि नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दो नेताओं, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, इन दो को डिप्टी सीएम क्यों बनाया? दोनों को नीतीश कुमार देखना नहीं चाहते, बिल्कुल सख्त नापसंद करते हैं। तो कहाँ ऐसे लोगों को बनाया जा रहा था जिनको नीतीश कुमार पसंद करते हों, जो नीतीश कुमार की पसंद में आते हों, जिनके साथ मिलकर चलना नीतीश कुमार के लिए सुखद हो। उसकी बजाय ऐसे दो लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया जिनको नीतीश कुमार कतई पसंद नहीं करते। और दोनों आक्रामक हैं, दोनों दबने वाले नहीं हैं, दोनों योग्य हैं, दोनों राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा मानना है कि 2005 से लेकर अब तक का ये सबसे सुखद संदेश है। ये लोग कैसा काम करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह की राजनीति करेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनको डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा ने जो संदेश दिया है, उससे भाजपा का कार्यकर्ता ज़रूर खुश होगा कि अब भाजपा ने नीतीश कुमार से नहीं दबने का फैसला किया है, नीतीश कुमार के आगे उनके सामने सरेंडर या समर्पण नहीं करने का फैसला किया है। अब बराबरी से बात होगी, ऊपर चढ़कर बात होगी। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो कैबिनेट में नीतीश कुमार के लिए रोज़ समस्या पैदा करेंगे और ये किसी भी हालत में ये इम्प्रेशन नहीं बनने देंगे, ना ऐसा होने देंगे कि ये सरकार जेडीयू की या सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार है। इस सरकार में बराबरी के हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी वास्तविक मायने में होगी। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार के और भाजपा की सरकार थी तो बराबरी की सरकार थी, लेकिन वो कहने को केवल तकनीकी रूप से बराबरी थी। पलड़ा जो है वो नीतीश कुमार का भारी रहता था, वो जो चाहते थे वो करते थे, वो करवा लेते थे। लेकिन इन दो नेताओं, इन दो डिप्टी सीएम्स के, और थोड़ी सी स्थिति और स्पष्ट होगी जब विभागों का बंटवारा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा क्या है। इस बार जो संदेश दिया है भाजपा ने कि वो नीतीश कुमार की इस पारी को आखिरी पारी साबित करना चाहती है। इसके बाद नीतीश कुमार इस हालत में ही न रह जाएं कि वो फिर से बार्गेन कर सकें, या तो भाजपा से या फिर आरजेडी से।
उनकी उस ताकत को कम करना जो जनता अब खुद ही कम करने पर आमादा है। लगातार उनकी लोकप्रियता घट रही है, लगातार उनका वोट शेयर घट रहा है, लगातार उनकी सीटों की संख्या घट रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको सहारा देकर ताकतवर नहीं बनाएगी। ये संदेश इस नियुक्ति के जरिए देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक तरह से नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि नई परिस्थिति से लड़कर दिखाओ। अब ये नई परिस्थिति ऐसी है जहां भाजपा दबकर नहीं रहेगी। भाजपा सीनियर पार्टनर है और सीनियर पार्टनर के रूप में ही व्यवहार करेगी। भाजपा नंबर 1 की पार्टी लगभग संख्या में दुगनी है। 45 सदस्य हैं जेडीयू के और 78 है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में भाजपा अगर दब कर रहती तो इसका दो जगह संदेश, बुरा संदेश, खराब संदेश जाता। एक भाजपा के कार्यकर्ताओं में और दूसरा उसके समर्थकों में। इन दोनों को रोकने की कोशिश है। ये लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, तो इस समय परसेप्शन ज़्यादा मैटर करेगा कि इन दोनों के डिप्टी सीएम बनने के बाद सरकार के बारे में लोगों की धारणा क्या बनती है। क्या ये बदलाव जो किया है पार्टी के आला कमान ने वो लोगों तक पहुंचता है? क्या लोग इस बदलाव को देख पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं? ये एक सवाल होगा। अगर ऐसा होता है, इस बदलाव के कारण परसेप्शन बदलता है, तो भाजपा का कार्यकर्ता और उसका वोटर जो है ज़्यादा उत्साहित होगा, ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। उसको लगेगा कि पार्टी ने अपनी रणनीति, अपनी नीति बदल दी है और अब पार्टी नंबर 1 की पार्टी के रूप में खेलना चाहती है, फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहती है। और उसका असर आपको लोकसभा चुनाव में, उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को गले लगाकर समाप्त करने का फैसला किया है। ये पहली बार होगा जब भाजपा इस रणनीति पर चल रही है। नीतीश कुमार पता नहीं समझ पाए कि नहीं आने से पहले, लेकिन जब उन्होंने लिस्ट देखी होगी डिप्टी सीएम्स की बीजेपी की ओर से, तभी उनको पहला झटका लगा होगा और ये झटका बड़ा जोर का लगा होगा। उनको कतई उम्मीद नहीं रही होगी कि उनके दो धुर विरोधी उनको भाजपा डिप्टी सीएम बनाएगी उन्हीं की कैबिनेट में, और उनको स्वीकार करना पड़ेगा। किसी ने मुझसे कहा कि इन दोनों का स्वागत उठकर नहीं किया नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद, जैसा बाकी मंत्रियों का किया। मैंने देखा नहीं, इसलिए निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ऐसा हुआ था या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आने वाला समय नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा चुनौती भरा होने वाला है। उनको चुनौती केवल आरजेडी से नहीं, उनको चुनौती भाजपा से भी मिलने वाली है। और भाजपा के अंदर से जो चुनौती देने वाले हैं वो ताकतवर लोग हैं, और उन ताकतवर लोगों को पार्टी के आला कमान का समर्थन और वरदहस्त हासिल है। इसलिए उनको नीतीश कुमार दबा नहीं पाएंगे, और दबा नहीं पाएंगे तो उनको खुद झुकना पड़ेगा। और नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो राजनीतिक स्थिति है, उसको देखते हुए उनके लिए बहुत विकल्प भी नहीं है और उनके पास ताकत भी नहीं है कि पहले जैसा तेवर दिखा सके। इसलिए नीतीश कुमार का इस बार का आना उनके लिए राजनीतिक रूप से खतरे का संकेत है, उनकी राजनीति के लिए एक बुरा संकेत है। वो आ तो गए हैं, अब उनके लिए कहीं जाना संभव नहीं है। और हालांकि नीतीश कुमार के बारे में ये बात मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि उनके लिए संभव नहीं है। प्रशांत किशोर जो उनके करीबी रहे और एक समय उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, माना जा रहा था कि वो अपना उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर को बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव तक ये गठबंधन नहीं रहेगा। इसी स्वरूप में, इसी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। यानी साफ संकेत है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। उधर तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तक जनता दल यूनाइटेड नाम की पार्टी का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब प्रश्न अनुत्तरित हैं, हवा में हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। परिवर्तन आने वाला है, अगर जो भी आएगा वो नीतीश कुमार की कार्यशैली में उनको लाना पड़ेगा मजबूरी में, कि भारतीय जनता पार्टी
अब नंबर 2 की हैसियत में नहीं रहना चाहती, वो नंबर 1 की हैसियत में रहना चाहती है, भले ही उसने मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को दे दिया हो। संदेश साफ है, मुख्यमंत्री आप हैं, सरकार हम चलाएंगे। ये बात जितनी जल्दी नीतीश कुमार समझ जाए उनके और उनकी पार्टी के लिए उतना ही अच्छा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।